तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक नेटफ्लिक्स मूवी को जिसका नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव, जो कि एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सैंटियागो मैनगिनी ने। और ये 2014 में आई सेम नाम की नॉवेल से इंस्पायर्ड है। और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़िया है। और दोस्तों मैंने हाल ही में कुंती लानक के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। कई लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने कुंती लानक पार्ट 1 को ही रीअपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेपरेट पार्ट्स हैं और कुंती लानक पार्ट 2 डायरेक्ट सीक्वल है पार्ट 1 का। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल इस मूवी की जो रेटिंग्स हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो रेटिंग्स की बात ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रोजेक्टर पर किसी रिसर्च को देखते हैं जहां पर एक जगह पर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे और वहां पर एक अजीब से क्रीचर का सर, बहुत सारे सर कटे लोगों की डेड बॉडीज और काफी सारे स्कल्स और सैक्रिफाइसेस प्लेसेस थे। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि फोन पर अपने भाई से बात कर रही होती है। वो लड़की दूसरे टाउन से इस टाउन में आई थी जहां पर वो इल्लीगल तरह से रह रही थी और वो फोन पर अपने भाई से अपनी मदर और डैड की बातें करते करते इमोशनल हो जाती है। अब उस लड़की के रूम में अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और हम उस रूम में किसी इनविजिबल पर्सन की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। अब उस रूम के अंदर हमको कुछ फुटप्रिंट्स विजिबल होते हैं और सडनली एक स्पिरिट उस लड़की के पीछे खड़ी होती है और वो उस पर अटैक कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कंटेनर को जिसमें इल्लीगली लोग सिटी में आए थे, वो भी काम करने के लिए। उस कंटेनर के अंदर एक लड़की एम्बर को दिखाया जाता है जो कि एक मैक्सिकन इमाइग्रेंट थी। एम्बर अब अलग अलग जगहों पर स्टे कर रही थी एज उसके पास में प्रॉपर आईडी नहीं थी उस जगह पर रहने के लिए और उसकी रियल आईडी की लोकेशन से वो सिटी के अंदर नहीं रुक सकती थी। अब कुछ ही दिनों में एम्बर को एक छोटी सी जगह पर सिलाई का काम भी मिल जाता है। एम्बर अपने वर्क प्लेस में एक एड देखती है एक चीप पीजी का और एम्बर वहां पर रूम लेने के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में एम्बर उस पीजी में आती है और ये वही बिल्डिंग थी जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के सीन में उस लड़की को देखा था। अब पीजी ओनर रेड एम्बर को पीजी दिखाता है और एम्बर अपने पास वाले रूम में एक लड़की फ्रेया को भी देखती है और रेड ये बताता है कि फ्रेया और एम्बर ही उस पीजी में रहने वाली 2 लड़कियां हैं। रेड एम्बर को रूम दिखाता है जहां पर रूम की हालत बहुत ही खस्ता थी एज वो काफी ज्यादा सस्ता था। रेड यहाँ पर यह भी बताता है कि ये पीजी सिर्फ गर्ल्स के लिए है और यहाँ पर कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। रेड एम्बर से 1 महीने का एडवांस भी मांगता है और एम्बर के पास कोई और चॉइस नहीं थी एज उसके पास प्रॉपर आईडी तो थी नहीं, तो वो डिपॉजिट दे देती है। अब रात को एम्बर अपनी मदर की फोन रिकॉर्डिंग्स को सुन रही होती है एज उसकी मदर की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। अब एम्बर को अपने नीचे वाले रूम से फ्रेया के रोने की आवाज आती है और एम्बर वहां पर देखती है बट कुछ भी नहीं करती। एम्बर अब सोने का ट्राई करती है और उसको अपनी मदर के ड्रीम्स आते हैं जहां पर एम्बर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में थी और उसकी मदर उसको वहां पर कुछ और देर रुकने के लिए बोल रही थी। अब अगले दिन एम्बर को स्टेयर्स पर फ्रेया मिलती है जिससे एम्बर थोड़ी बात करती है बट फ्रेया उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। ऑफिस में एम्बर का काम ठीक से नहीं होने पर उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है बट एम्बर की नई दोस्त किन्सी उसको चिल करती है। अगले सीन में एम्बर न्यूज में इल्लीगली आए हुए लोगों को अरेस्ट होने की न्यूज देख रही थी और किन्सी किसी आदमी से एम्बर की न्यू फेक आईडी बनवाने की बात कर रही थी। अब किन्सी एम्बर को ये बताती है कि सामने वाले पर्सन ने 1000 की जगह 3000 की डिमांड की है, जिस पर एम्बर पहले तो परेशान हो जाती है बट बाद में वो कैसे भी पैसों का अरेंजमेंट करने का बोल देती है। अब अगले सीन में एम्बर अपने अंकल बेटो के पास डिनर पर जाती है जो कि उसकी मॉम के कजन थे। एम्बर यहाँ पर बेटो की वाइफ और उनके बेटे कार्लोस से भी मिलती है। बेटो एम्बर को एक जॉब के बारे में बताता है जिस पर एम्बर काफी खुश हो जाती है बट वो उसको अपना बर्थ प्लेस नहीं बताती और यहाँ पर एम्बर को वही फेक आईडी की जरूरत थी। बेटो की वाइफ एम्बर को एक कोट भी देती है जिससे एम्बर काफी खुश हो जाती है क्योंकि इतने लगाव और प्यार का एहसास उसने काफी टाइम बाद किया था। अब एम्बर अपने पीजी में आती है जहाँ पर उसको कुछ आवाजें बेसमेंट से आने लगती हैं और वो वहाँ पर जाकर चेक करती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो बेसमेंट लॉक्ड होता है बट उसके अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वहां पर एम्बर को स्क्रैचिंग के निशान भी मिलते हैं। एम्बर वहां झांक कर देखने की कोशिश करती है कि तभी रेड वहां पर आ जाता है और एम्बर वहां से हट जाती है।
एम्बर रेड से डिपॉजिट वापस लेने का बोलती है, उसको अभी पैसों की जरूरत थी, बट रेड बोलता है कि उसने पैसे खर्च कर दिए हैं तो वो अभी तो पैसे नहीं दे सकता। यहाँ पर एक और चीज हम नोटिस कर पाते हैं कि रेड एम्बर को बेसमेंट और स्टडी रूम से दूर रहने का बोल रहा था। एम्बर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर उसको फिर से नीचे के रूम से रोने की आवाजें आ रही थी। एम्बर नीचे जाकर चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और अब एम्बर वहां से चली जाती है, बट हम उस रूम में एक स्पिरिट को नोटिस कर पाते हैं। रात को एम्बर को अपनी मॉम का ड्रीम आता है जहां पर उसकी मदर फिर से उसको अपने पास ही रुकने का बोल रही थी, बट इस बार हम पीजी के बेसमेंट के डोर को भी देख पाते हैं। साथ ही एम्बर की मॉम एम्बर से बोलती है कि उनको कॉर्नर में एक चीज दिखाई दे रही है और जब एम्बर देखती है तो वहां पर एक बॉक्स था जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर आते हैं और एम्बर की नींद यहाँ पर टूट जाती है। अब अगले दिन एम्बर अपने बॉस से कुछ एडवांस मांगती है जिस पर वो मना कर देते हैं और एम्बर को न्यू डिपार्टमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पर नया डिपार्टमेंट पैकिंग का था और यहाँ पर एम्बर के पास उड़ता हुआ एक मॉथ आता है। अब यहाँ पर आप इसको बटरफ्लाई रेफरेंस के लिए बोल सकते हैं, हालांकि दोनों में फर्क होता है। और तभी अचानक से ही उसके ऊपर 2 हाथ आते हैं और एम्बर यहाँ पर डरकर पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। रात को एम्बर किन्सी के साथ बार में होती है जहाँ पर वो ये बोलती है कि उसको आईडी की बहुत जरूरत है, एज उसने बेटो से भी झूठ बोला है बट पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं। किन्सी एम्बर से बोलती है कि वो एम्बर की फिलहाल कुछ मदद पैसे देकर कर सकती है और बाद में एम्बर उसके पैसे लौटा सकती है। एम्बर इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो रेस्ट अमाउंट किन्सी को दे देती है। रात को घर जाते टाइम एम्बर बहुत खुश थी, है उसका सबसे बड़ा काम होने वाला था, बट तभी वो अपने पीछे किसी को महसूस करती है और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी अपने आप ही बंद हो जाती हैं। एम्बर पलट कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और साथ ही एक स्ट्रीट लाइट पर एक मॉथ यानी बटरफ्लाई को वो नोटिस कर पाती है। एम्बर अब वहां से चली जाती है और हम वहां पर एम्बर की मॉम की स्पिरिट को खड़ा हुआ देख पाते हैं। पीजी आने पर एम्बर एक आदमी को बेसमेंट डोर पर सर मारता हुआ देखती है, जिसको इग्नोर कर एम्बर अपने रूम के अंदर चली जाती है। रात को एम्बर अपने रूम के डोर पर एक बैंग की आवाज को सुनती है और हम उस डोर के बाहर उसी आदमी को देखते हैं जो डोर पर हाथ का निशान बनाकर चला जाता है और ये निशान एम्बर ने पीजी के काफी सारे रूम्स के डोर पर देखा था, इंक्लूडिंग फ्रेया। अब रात को एम्बर किचन में जाती है जहां पर उसको न्यू पीजी गर्ल्स मिलती हैं जिनका नाम मारिया और पेट्रा होता है। वो लोग आपस में थोड़ी बात करती हैं और तभी रेड वहां पर आ जाता है जो पेट्रा और मारिया को उनके रूम्स में भेज देता है। अब एम्बर रेड से नीचे वाले आदमी के बारे में पूछती है जिस पर रेड ये बताता है कि वो रेड का भाई है जिसका नाम बेकर है। अब कुछ ही देर के बाद में एम्बर किचन में अपने लिए कॉफी बना रही होती है कि तभी उसको ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं जिसको चेक करने एम्बर ऊपर चली जाती है। ऊपर एम्बर वहां के स्टडी रूम में पहुंच जाती है जहां पर एक टेप से वो आवाजें आ रही थी और उस टेप पर किसी तरह के राइट्स और सैक्रिफाइस की बातें चल रही थी और ये वही रूम है जहां पर रेड ने उसको जाने से मना किया था। मतलब अभी तक ये सब देखकर तो एक चीज समझ आती है कि यहाँ पर कोई कल्ट वाली चीज जरूर चल रही है। खैर एम्बर को वहां पर एक कपल की फोटो भी मिलती है जिसमें हस्बैंड की फोटो बिगड़ी हुई थी और वहां पर कुछ एंटीक शॉट्स भी एम्बर देखती है। उस रूम में और फोटोज में एम्बर को उस कपल की फोटो उसी बॉक्स के साथ में दिखाई देती है जो बॉक्स एम्बर ने अपने ड्रीम्स के अंदर देखा था। ये रूम एंटीक आइटम से भरा हुआ था और गलती से एम्बर एक फोटो को गिरा देती है। अब गिरने से वो फोटो टूट जाती है और एम्बर उसको साफ करने लगती है और हम यहाँ पर एक स्पिरिट को एम्बर पर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। एम्बर को वो स्पिरिट नहीं दिखाई देती और वो वहां से फोटो तो वापस रखकर चली जाती है, लेकिन वो स्पिरिट एम्बर को ही देख रही थी। अब अगले दिन एम्बर किन्सी को कॉल करती है जिसका नंबर अब अनरीचेबल था और ऑफिस में पूछने पर बॉस ये बताता है कि किन्सी ने जॉब छोड़ दी है, मतलब कि वो उसका पैसा खा गई थी। एम्बर किन्सी का एड्रेस मांगती है जिस पर बॉस उसको मना कर देता है। अब घर आते टाइम एम्बर पूरी तरह से टूट जाती है एज उसके पास में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना गुजारा कर सके और वो किन्सी को बार बार कॉल करती जाती है जिसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। घर आकर एम्बर शावर ले रही होती है कि तभी उसको वाटर पाइप से किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है जिसको वो देखने जाती है। यहाँ एम्बर को एक स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि अपने आप ही गायब हो जाती है। अब एम्बर फ्रेया के रूम में जाकर चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और रेड आकर एम्बर को बताता है कि फ्रेया ने 2 दिन पहले ही रूम खाली कर दिया है, जो एम्बर को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है और हम व्यूअर्स को भी।
खैर हम व्यूअर्स जानते हैं कि यहाँ पर फ्रेया के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। खैर रेड एम्बर से बोलता है कि उसके पास अब पैसे आ गए हैं तो एम्बर दूसरे दिन अपना डिपॉजिट वापस ले सकती है, जिसको सुनकर एम्बर की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। रात को हम बेसमेंट से एक इंसेक्ट को बाहर आता हुआ देखते हैं जो एम्बर के रूम में चला जाता है। एम्बर उस इंसेक्ट को मार देती है और वो जैसे ही टर्न होती है तो वो इंसेक्ट वापस से रूम में उड़ने लगता है और एम्बर को रूम में अपनी मदर की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है एज ये एक और नाइटमेयर था। अब एम्बर को बाहर से किसी लेडी के रोने की आवाज आती है, जिसको चेक करने पर एम्बर बाहर जाती है और उसको एक लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है। अब वो जो स्पिरिट होती है वो किसी मैरी नाम की दूसरी स्पिरिट से उसको छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और एम्बर उन दोनों ही स्पिरिट्स को देख पाती है। मैरी यहाँ पर दूसरी स्पिरिट से ये बोलती है कि वो उसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि ऐसा करने पर आर्थर उन दोनों को ही मारेगा। और यहाँ पर मैरी और आर्थर कोई और नहीं बल्कि रेड और बैकर के पेरेंट्स थे। जी हाँ, यानी कि बैकर और रेड के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन समहाउ वो यहाँ पर ट्रैप्ड हैं। मैरी दूसरी स्पिरिट को पकड़ने लगती है और उन दोनों की ही हाथापाई एम्बर उस घर में फील कर पा रही थी। एम्बर अब नीचे जाती है जहां पर उसको दूसरी स्पिरिट बेसमेंट के पास बैठी हुई मिलती है, जो कि अपनी जान की भीख मांगते हुए मैरी से बोल रही थी कि मैरी आर्थर का साथ ना दे। अब यहाँ पर हम मैरी की स्पिरिट को एम्बर के पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं और सडनली एक बड़ा सा हाथ दूसरी स्पिरिट को बेसमेंट के अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर एम्बर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। एम्बर अब बैटो को कॉल करती है और उसको बोलती है कि वो मुसीबत में है और साथ ही साथ वो बैटो को सारी सच्चाई बता देती है कि उसके पास में कोई भी रियल आईडी यहाँ पर रहने के लिए नहीं है और उसके साथ में कैसे कैसे यहाँ पर धोखा हुआ है। बैटो एम्बर से बोलता है कि वो अभी आउट ऑफ टाउन है तो अभी तो वो वहाँ पर नहीं आ सकता, बट वापस आने के टाइम पर वो उससे जरूर मिलेगा और वो उसको अपना एड्रेस बता देती है कि वो कहाँ पर रह रही है। खैर एम्बर अब रेड के रूम में जाती है जहां पर उसको बैकर मिलता है, जिसको एम्बर डिपॉजिट वापस लेने की बात बोलती है। बैकर यहाँ पर एम्बर से ये बोलता है कि रेड अभी कहीं बाहर गया हुआ है और वापस आने पर ही बैकर रेड को एम्बर के पास भेज देगा। एम्बर अब घर से बाहर चली जाती है जहां पैसों की कमी की वजह से उसको काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। एम्बर अब एक मेट्रो में होती है जहां पर सडनली मेट्रो की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और एम्बर वहां खुद को अकेला पाती है। मेट्रो के अंदर एम्बर को अपनी मदर की स्पिरिट भी दिखाई देती है और सडनली ही उसको वहां पर वही मेटल बॉक्स दिखाई देता है। मेटल बॉक्स के अंदर से अब दो बड़े बड़े हाथ बाहर आते हैं जिससे एम्बर की नींद खुल जाती है, जो कि एक कैफे में थी। कैफे के अंदर पुलिस ऑफिसर आता है जिससे एम्बर डर जाती है एज वो इलीगली टाउन में रह रही थी और वो रेड को कॉल करती है। अब कुछ ही देर के बाद में रेड वहां पर आता है जिससे एम्बर डिपॉजिट के बारे में पूछती है, बट रेड ये बोलता है कि पैसे घर पर रखे हुए हैं जिसको वो अब वापस जाकर नहीं ला सकता एज पीजी वहां से बहुत दूर था। रेड यहाँ पर ये भी बोलता है कि उसका बैकर से डिपॉजिट वापस करने को लेकर झगड़ा हो गया है। आगे रेड बोलता है कि बैकर ने उसका बहुत साथ दिया है और बहुत ख्याल रखा है, तो अब रेड की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैकर का ख्याल रखे क्योंकि बैकर बीमार है। रेड अब एम्बर से ये बोलता है कि वो पीजी से एम्बर के पैसे वापस कर देगा और वो दोनों ही पीजी आ जाते हैं। पीजी पर रेड एम्बर से ये बोलता है कि उसके पैसे उसके रूम में रखे हुए हैं और एम्बर अपना सामान नीचे ही रखकर अपने रूम में चली जाती है। अब रूम के अंदर एम्बर को पैसे कहीं पर भी नहीं मिलते और तभी वहां पर रेड आता है जिसके हाथ में शराब थी। एम्बर रेड से पैसों का पूछती है तो रेड ये बोलता है कि एम्बर को कॉल नहीं करना चाहिए था और वो एम्बर के पैसे वापस भी कर देता है, बट अब बात बैकर को पता चल चुकी थी। रेड यहाँ पर ये बताता है कि उसके डैड एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जो कि काफी सारे वियर्ड आइटम्स को इकट्ठा किया करते थे और एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को भी मार दिया। रेड अब यहाँ पर जबरदस्ती एम्बर को शराब पिलाने लगता है, बट एम्बर यहाँ पर शराब नहीं पीती और तभी वहाँ पर बैकर भी आ जाता है। बैकर अब शराब को यहाँ वहाँ छिड़कते हुए कुछ चैंटिंग करने लगता है और जबरदस्ती एम्बर को शराब पिलाने लगता है। अब शराब पिलाने के बाद में वो रूम में चला जाता है और रेड भी एम्बर का फोन लेकर वहां से चला जाता है और एम्बर डोर अंदर से लॉक कर लेती है। अब थोड़ी देर के बाद में डोर पर मारिया और पेट्रा भी आती है जिनको एम्बर अंदर बुला लेती है। एम्बर और मारिया के साथ भी बैकर कुछ करने वाले थे। अब वो लोग आपस में बात करती हैं जहां पर पेट्रा बोलती है कि उसको यहाँ पर आने के बाद से अपने बेटे के ड्रीम्स आ रहे हैं और उसको पीजी के बेसमेंट में वही मेटल बॉक्स के विजन्स भी आते हैं जो एम्बर को दिखाई देते हैं। यहाँ बेसमेंट में बैकर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और थोड़ी देर के बाद में ऊपर एम्बर, पेट्रा और मारिया को औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है।
मारिया ये बोलती है कि ये आवाजें रोज आती हैं और वो औरतें डेड हैं। अब थोड़ी देर के बाद में एम्बर अपने रूम में डेड लेडीज को देखती है और उसको अपनी मदर की भी स्पिरिट दिखाई देती है। एम्बर को होश आता है जहाँ पर रूम से बेकर और रेड पेट्रा और मारिया को ले जाते हैं और एम्बर को वहीं पर लॉक कर देते हैं। नीचे अब मेन डोर की बेल रिंग होती है और रेड वहाँ पर जाता है। डोर पर बेटो था, यानी कि एम्बर का अंकल, जो कि एम्बर के बारे में पूछता है, बट रेड उसको झूठ बोल देता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती। बेटो को ऊपर से एम्बर भी देख लेती है और वो ग्लास तोड़कर उसको आवाज लगाती है और बेटो रेड को धक्का देकर अंदर चला जाता है। एम्बर बेटो को अपने रूम के पास बुला लेती है, बट तभी बेकर वहां पर आकर बेटो को बेरहमी से पीटकर मार डालता है, जिसे देखकर एम्बर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा सहम जाती है। यहाँ पर एम्बर को काफी ज्यादा दुख भी होता है। अब बेकर रेड से एम्बर को लाने का बोलता है और रेड एम्बर को बेसमेंट के पास ले जाता है, जहां पर बेकर मारिया को बेसमेंट में लेकर आता है। यहाँ पर रेड एम्बर को रेडी करते हुए उसके ऊपर कुछ चीज लगाता है और वो बोलता है कि बेकर बीमार है, जिसका इलाज का खर्चा वो लोग नहीं उठा पा रहे थे। रेड आगे ये बताता है कि उसके डैड ने ये सब शुरू किया था और उसकी मॉम को उसमें शामिल करके उसको भी मार डाला, जैसे कि वो बाकी लड़कियों को मारता। और बाद में रेड और बेकर ने अपने डैड को मार दिया, बट फिर बेकर ने खुद के लिए ही इस चीज को शुरू कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये लड़कियों का सैक्रिफाइस दे रहे थे। एम्बर यहाँ पर रेड से गिड़गिड़ाते हुए खुद को बचाने की भीख मांगती है, बट रेड उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था और बेकर आकर एम्बर के माथे पर व्हाइट पाउडर और ब्लड लगाकर उसको बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में एम्बर को बहुत सारी लेडीज की स्पिरिट दिखाई देती है और बेकर उसको एक वर्शिपिंग की जैसी जगह पर ले आता है, जहां एक सैक्रिफाइस वाली जगह भी थी, जहां पर मारिया की सर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। बेकर अब एम्बर को उस सैक्रिफाइस वाली जगह पर लेटा देता है और वन थिंग टू नोट कि बेकर का हाथ धीरे धीरे हील हो रहा था काफी जल्दी, यानी कि यहाँ पर इन लड़कियों को सैक्रिफाइस करने से इन लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही थी। एम्बर बेकर से खुद को छोड़ने की भीख मांगती है, बट बेकर वहां पर रखे मेटल बॉक्स को, जो कि वही मेटल बॉक्स है जिसको सब अपने विजन्स में देखा करते थे, उसको वो ओपन करके बाहर चला जाता है और अब उस बॉक्स से कोई चीज बाहर आने लगती है। एम्बर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और तभी वहां पर बेटो आता है, जो एम्बर को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटो तो मर चुका है, तो वो उसको छुड़ाकर कैसे ले गया? तो इसका आंसर अभी आपको 1 मिनट में मिलेगा। खैर, अब वो दोनों भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और बेटो अचानक से गायब हो जाता है। अब एम्बर खुद को अपनी मॉम के साथ देखती है, जहां पर उसकी मदर उसको वहीं पर रुकने का बोल रही थी और ये वही विजन्स हैं जो कि उसको थ्रू आउट द मूवी आ रहे थे। अब हम बैकग्राउंड में उस बॉक्स से किसी चीज को आता हुआ देख पाते हैं और अपनी मॉम के पास सडनली ही एम्बर को एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ अजीब है। एम्बर की मदर उसको जबरदस्ती वहां पर रोक रही थी और हम यहाँ पर उस बॉक्स से एक बड़े से और बहुत ही अजीब क्रीचर को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जिसके पैरों की जगह पर हाथ थे और उसका एक चेहरा ऊपर था बट मुंह पेट के नीचे था। साथ ही ये क्रीचर किसी भी नॉर्मल मिथिकल क्रीचर जैसा नहीं लग रहा था। अब वो क्रीचर एम्बर के पास में आता जाता है और उसको खाने ही वाला होता है और अपने विजन में एम्बर की मॉम उसको बेहोश रखने की कोशिश कर रही थी और उसको चोक करने लगती है, बट एम्बर समझ जाती है कि ये उसकी मदर नहीं है और वो उनको मारकर रियल टाइम में जाग जाती है, यानी कि अभी तक एम्बर यहाँ पर बेहोश थी और यहाँ पर बेटो का दिखना सिर्फ एक विजन था। अब जैसे ही रियल टाइम में एम्बर जागती है, वो क्रीचर एम्बर से डर कर वापस भाग जाता है और एम्बर उसके बॉक्स को लॉक कर देती है। अब एम्बर ऊपर आकर रेड और बेकर पर अटैक करती है और रेड को घायल कर देती है, बट बेकर उसका पैर तोड़ देता है और उसको पीटने लगता है। पेट्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, बट बेकर उसको पकड़ लेता है और उसको नीचे फेंक देता है, जिससे पेट्रा की वहीं पर डेथ हो जाती है। बेकर एम्बर को मारने लगता है, बट एम्बर ब्लेड के टुकड़े से उसका गला काट देती है और स्वॉर्ड से उसको मार डालती है। एम्बर रेड को भी नहीं छोड़ती और उसको उसी क्रीचर के लिए छोड़ देती है, जहां पर वो क्रीचर आकर रेड का सर खा जाता है। यानी कि यहाँ पर इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर लड़की हो या फिर लड़का हो मैटर नहीं करता, ये क्रीचर किसी का भी सैक्रिफाइस ले सकता है। अब मूवी के आखिरी सीन में एम्बर अपने घावों को नोटिस करती है, जो कि अब ठीक हो चुके थे। साथ ही उसका पैर भी अब पूरी तरह से सही हो गया था और अब एम्बर के पास उस बॉक्स के इंसेक्ट्स उड़ने लगते हैं और यहाँ पर हम एम्बर को देखकर समझ पाते हैं कि अब वो भी इस बॉक्स की वर्शिप करने वाली है। हम वहां पर बैकग्राउंड में रेड के गोस्ट को भी देख पाते हैं और यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर जो कोई भी एज अ सैक्रिफाइस मारा जाता है, उसकी सोल यहीं पर ट्रैप हो जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी नो वन गेट्स आउट अलाइव मूवी की कहानी। तो मूवी के अंदर हुआ क्या? तो मूवी में दिखने वाला जो क्रीचर है वो किसी तरह का एलियन, डीमन या फिर किसी भी अजीब तरह का प्राणी लग रहा था और उसका बॉक्स यहाँ पर शायद से किसी तरह का डायमेंशन या फिर गेटवे हो सकता है, एज वो उसी से बाहर आता जाता था। बट उसकी पावर्स किसी डीमन की थी जिसके अंदर वो लोगों को विजन्स को दिखाकर उनको मैनिपुलेट कर सकता था, जो हमने एम्बर के साथ में होता हुआ देखा है। इनफैक्ट एम्बर क्या, वहां पर जो कोई भी आता था उसको ऐसा एहसास होता था। यहाँ पर एम्बर को अपनी मॉम के विजन्स आने लगते थे और लास्ट में उसकी मॉम उसको जबरदस्ती रोक रही थी, जो कि रियलिटी नहीं थी बल्कि यही मॉन्स्टर था। तो ये पावर्स एक एलियन की भी हो सकती है जो मेनली टेलीपैथी या फिर टेलीकिनेसिस के थ्रू ये सब कर रहा होगा। और उस एलियन के अंदर इंसानों के लिए डर भी हमने देखा, एज वो किसी को तब तक नहीं खा सकता था जब तक वो होश में ना हो या फिर लड़ने की हालत में ना हो। इसलिए बैकर सभी लड़कियों को शराब पिलाकर नशे में कर दिया करता था। अब उस क्रीचर का यहाँ पर ओरिजिन भी ठीक तरह से समझाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर मौत या फिर बटरफ्लाई का रेफरेंस दिया गया है। अब यहाँ पर जब भी विचेस के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर बटरफ्लाइज या फिर मौत के बारे में डिस्कशन जरूर होता है। तो क्या ये क्रीचर काइंड ऑफ विच हो सकती है? अब यहाँ पर सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये है क्या। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें इतना पता है कि ये रेड और बैकर के फादर को जमीन के अंदर से एक बॉक्स मिला था और ये क्रीचर जो था वो बॉक्स से ही आता जाता था। साथ ही वो पूरा पीजी वहां पर मरने वाली लड़कियों की स्पिरिट से हॉन्टेड था। फॉर दैट इंस्टेंस हम यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि वहां पर जो कोई भी सेक्रीफाइस होता है या फिर जो कोई भी उस क्रीचर का शिकार होता है उसकी स्पिरिट वहीं पर फंस जाती है। लेकिन यहाँ पर वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पर मैरी और उसके हस्बैंड की जो स्पिरिट है वो इस क्रीचर की हेल्प करती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करी है। तो बात करें यहाँ पर मौत और बटरफ्लाई से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो इसको हम एज़टेक गॉडेस इट्ज़पेटल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मूवी के अंदर ढेर सारी बटरफ्लाईज और मौत देखी हैं। और ये गॉडेस जो है वो ये करती है कि वो अपना रूप बदल सकती है, लाइक वो डिफरेंट विजन्स दिखा सकती है और लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलता जुलता है। अब बात करें यहाँ पर इसके एक और डीप मीनिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमको दिखाया गया कि यहाँ पर जो एम्बर थी वो एक इमाइग्रेंट थी और वो यहाँ पर इलीगल तरह से रह रही थी और यहाँ पर ढेर सारे लोग थे वो उसका फायदा उठा रहे थे, लाइक उसके साथ में अच्छा बिहेव ना करना, उसके पैसे चोरी कर लेना इत्यादि। तो यहाँ पर इन लोगों को एज अ मॉन्स्टर दिखाया गया है, जहाँ पर एक सोशल मैसेज दिया गया है कि इन इमाइग्रेंट्स के साथ में कितना बुरा होता है। अब आप यहाँ पर ये भी सोचेंगे कि रेड और बैकर सैक्रिफाइस क्यों कर रहे थे? तो बेसिकली यहाँ पर वो अच्छी हेल्थ के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो लंबी उम्र के लिए ये सब सैक्रिफाइस किया करते थे और हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सैक्रिफाइस के बाद में यहाँ पर हीलिंग कितनी जल्दी होती है। So guys, that was my take on No One Gets Out Alive movie। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।